कि तोप टैंक का जमाना अब पुराना हो गया, अब आपका मेंटली लड़ाई लड़ेगी। अभी भारत के पास दो सबसे घातक हथियार है। आप देखिए सबसे घातक हथियार हमारे पास कौन है? अभी जो भारत के कमाल संभाले ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला है। देखिए नरेंद्र मोदी का डिसीजन कितना तगड़ा था कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, और वो लोग भी मरे हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिका का न्यूज है। उसने कहा कि हमने क्लोज मॉनिटरिंग की है। अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है कि चाइना के गलवान घाटी के एरिया में चाइना ने एम्बुलेंस और एयरलिफ्ट से अपनी लाशों को उठाकर ले गया, और चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको ज्यादा हमारी संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे, सब बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए, हाथ से पकड़ के मुड़िया ईट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। इतनी तो होते हैं चाइनीज। जब भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके सामने। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में, और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहे तो आधे घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया है कि इस गलवान घाटी में जो हुआ विवाद के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं इसमें काफी ज्यादा दरार देखने को मिलेगी। अर्थात भारत व्यापार के क्षेत्र पर भी उसका विरोध करेगा। और दूसरी जो बात है, हम मोदी जी से कहेंगे अभी कुछ समय के लिए जो भारत के रक्षा मंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना साफे खत्म हो जाएगा। फिर चाइना नहीं कहेगा कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को मानिए। अभी वर्तमान में यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं, एक बात बताइए ना, अभी जो स्थिति है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमारा नेतृत्व कर रहा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे कि अभी याद करेंगे नेहरू ऐसे थे, वो ऐसे थे? अरे हमको, आपको, सबको इस समय अपनी सेना के साथ, अपने नेतृत्व के साथ एकदम खड़े रखना है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, अलग पार्टी की हो सकती है, लेकिन अभी बॉर्डर पे जो चल रहा है हमको आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कटा जाएंगे लोग एक एक करके। क्योंकि जब चाइना घुसेगा ना, काटना चालू करेगा तो नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के, किस जाति के, किस पार्टी के रहने वाले हैं। बंदूक किसी के सीना नहीं पूछ के जाती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि किस जाति को, काट के रख देगा एक साथ। इसलिए अभी भी समझ जाइए, अभी भी हमको अपनी सेना के साथ, सरकार के साथ डट के खड़ा रहना है। आप हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को मिलिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को मिलिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से मिलिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे को मिलिए, सबसे अनपढ़ को मिलिए, और एक प्रश्न पूछिए, एक जवाब कॉमन आएगा। उसके जीवन का मकसद क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। किसी को भी पूछा, आप अपने ड्राइवर को पूछिए, भाई क्या क्या सोचते हो? नहीं साहब, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरी तो जिंदगी ड्राइवरी में पूरी हो गई, उसको मैं कुछ बनाना चाहता हूं। साहब मैं कईयों को पूछता हूं, गरीब व्यक्ति ड्राइवर होगा, लिफ्टमैन होगा, मैं कभी पूछता हूं भाई कर्ज वर्ज तो नहीं है ना? तो कहते नहीं साहब कर्ज है। कर्ज किस बात का है? बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए कर्ज किया उसने। इसका मतलब हुआ कि देश में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो बेस्ट टीचर्स की है। हम इस बेस्ट टीचर निर्माण करने को और सामान्य व्यक्ति को लगे कि भाई टीचर बनना एक बड़ा गौरवपूर्ण काम है और मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता। और किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ देखी है? अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ही अनोखा हो तो ये सपना नहीं हकीकत कहलाएगा। ये कौन है? पटना वाला यहीं पे आएगा का? यहीं पे खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं, जहां जाएगा तो हाथ दीजिए, इसे उड़िया देगा, उतर जाएगा, खोपड़िए पे चपा जाएंगे वहीं पे। नाम खान सर। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। शौक बचपन से ही सवाल पूछने का था और आज लाखों के सवालों के जवाब देते हैं, वो भी बहुत कम फीस में, क्योंकि लक्ष्य है लोगों को काबिल बनाने का, ना कि उनको पढ़ाकर
उनसे पैसे कमाने का। लड़कों के अंदर एनर्जी है, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उनको अपनी भाषा में सीखना है। मेरा मकसद यही रहा कि लड़के जब मेरे क्लास में आए तो वो ये सोच कर ना आए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये सोच कर आए कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और एक एनर्जी के साथ आए और हंस खेल के जाए वहां से। लो सोचा तू ही ना पोती थी उसको, तो ये सब नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए एकदम इंसान। इतना बेहतरीन ढंग से वो पढ़े और टीचर इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाए कि जिस तरह मूवी देख के आते हैं याद हो जाता है, उस तरह जीवन भर याद हो जाए। रतिया में उतारने के लिए इस पेंटिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तब वहां पे लाइट जलाना पड़ता है, धुकधुकवा लाइट। चाहते तो शिक्षा को अपनी कमाई का जरिया बनाकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर इन्होंने जो रास्ता चुना वो मुश्किल जरूर है, पर वो मुश्किल रास्ते ही अक्सर इंसान को कामयाबी की ओर ले जाते हैं। जो लोग हमें करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही फीस लेंगे। और मेरा मकसद यही है कि समाज की अंतिम पीढ़ी को हम शिक्षा दे सके, जिसे तकिया खरीदने का पैसा नहीं, वो अपना हाथ मोड़ कर तकिया लगाता है, तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं कि जब हमें कोई अगर 1 करोड़ में खरीदेगा तो वो स्टूडेंट से लेगा। इसलिए हम कम से कम में हम शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो लोग जागरूक हो सके। एक अच्छे स्टूडेंट के पीछे सिर्फ एक टीचर का हाथ नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है जिनकी उंगलियां पकड़कर हमने चलना सीखा है। हमारा अभिभावक के लिए भी मैसेज रहेगा कि गार्जियन के लिए कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार दीजिए, उसे प्यार दीजिए जितना दे सकते हैं, कोई कमी मत कीजिए, लेकिन उस पर हमेशा नजर बैठाए रखिए कि गलत करेगा। यही नजर एक दिन उसको पूरी दुनिया के आगे खड़ा करेगा। खान सर जैसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, इसलिए गरीबी को हराने का सबसे बड़ा हथियार अपना लिया, यानी शिक्षा। और अब उसी हथियार से वो तैयार करना चाहते हैं एक ऐसा भारत जो पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ना चाहता है, सिखाने के साथ साथ खुद सीखना भी चाहता है। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज वहां पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे, आप प्लीज एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गुमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया ना? तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती हैं, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी, आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है वो सुनिए। क्या अगर केवल कृष्ण भगवान गोपियों के साथ घूमते रहते वृंदावन में तो कोई उनको भगवान कहता? नहीं। लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना जीवन शुरू किया कि लोग उनके महानता को देखकर, उन्होंने जो बचपन में बदमाशियां किया था, उन्हें लोग आज हंसी के पात्र बनाते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब गलत चीजें। इस विमान में जो जो सुविधाएं थी वो हमारे भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विमान में होगी। इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। अगर इस जहाज को कोई जमीन से मिसाइल से मारेगा तो ये उस मिसाइल को रडार में देखकर उसे मार सकता है। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इस जहाज से जाया करते थे। अब सोचिए, ये तो एक नॉर्मल जहाज है एयर इंडिया का, मोदी जी इससे जाते थे। इससे तो हम लोग भी सफर करते हैं। ऐसा नॉर्मल सा सीट होता है, खूब अच्छा सीट लीजिएगा तो क्या करेगा, उस सीट में थोड़ा सा लेग स्पेस ज्यादा देगा, बिजनेस क्लास में थोड़ा बैठने उठने का जगह बना देगा। लेकिन इतना अच्छा बराबरी नहीं कर सकता था जो अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबरी कर सके। आप में से कुछ कहेंगे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी पीछे जा रही है, भारत में इतने सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, फिर भी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए इतने महंगे प्लेन क्यों आ रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे एयर इंडिया ही सही था, मनमोहन सिंह भी तो इसी में जाते थे। अरे भाई, देश बदल रहा है। पैसे बचाने का मतलब क्या, बैलगाड़ी से कोई चले जाए? आप ये मत देखिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आप ये देखिए
कि भारत का प्रतिनिधि बैठ के इस जहाज में जा रहा है, जहां उतरे वहां पता चले कि हाँ एक बहुत ही समृद्ध देश से आ रहा है। ये नहीं कि छोट मोट जहाज में सवारी गाड़ी की तरह चल गए, बेइज्जती होगा नहीं। यहाँ पे हमें अधिकार है अपने देश के प्रधानमंत्री को बोलने का कि आपकी ये नीति गलत है, आपकी ये नीति अच्छी है। लेकिन कोई विदेशी की मजाल इतनी जो हमारे प्रधानमंत्री पे उंगली उठा या उनकी स्टेटस पे कोई दाग आए, हमारे हिसाब से तो ये भाई जरूरी था। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।